आइए अब ज़रा समझने का प्रयास करते हैं जो न्यूक्लियर ट्रीटी हुई है भारत की, इसका इतिहास क्या था और आज के दौर में, इस समय के दौर में इसका महत्व क्या है। हम तनिक इतिहास को देखने की कोशिश करें तो हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी आई थी 10 सितंबर 1996 को। इस ट्रीटी के तहत आप किसी भी प्रकार का परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं। भारत ने बहुत सोच समझ के इस ट्रीटी पर साइन करने से मना कर दिया क्योंकि भारत का अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था। दरअसल भारत का प्रोग्राम न्यूक्लियर बहुत पुराना चल रहा था। दरअसल 1974 में न्यूक्लियर प्रोग्राम की भारत में विधिवत शुरुआत हुई थी। हुई तो 52 से थी, सन 52 से होमी भाभा के नेतृत्व में, लेकिन उसको जोर दिया गया था इंदिरा गांधी द्वारा 1974 में। जहां 1974 में भारत में ऐसी डेवलपमेंट हुई, अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर उसी समय भारत में आते हैं 1978 में, ये जानकारी हासिल करने के लिए कि भारत कहीं परमाणु शक्ति तो नहीं बन रहा। इसके साथ ही 1998 में भारत ने पोखरण में विस्फोट कर दिया और भारत का जो आणविक कार्यक्रम है, परमाणु कार्यक्रम है, एक निश्चित दिशा में चलना शुरू हो गया। ध्यान दीजिएगा कि 1998 में जो पहली बार आपकी अटल बिहारी जी की सरकार बनी, उस समय ये परीक्षण किए गए। हालांकि इस परीक्षण की शुरुआत 1974 में हुई थी और इस परीक्षण के तुरंत बाद अमेरिका ने भारत के ऊपर बहुत सी सैंक्शंस लगा दी कि भारत कुछ नहीं कर सकता। भारत के ऊपर अमेरिकी दबाव पड़ना शुरू हो गया। कारण सीधा था, अमेरिका ये कभी नहीं चाहता कि भारत परमाणु के क्षेत्र में पूर्ण रूप से सक्षम हो जाए। ये अमेरिका की शुरू से ही दादागिरी रही है कि भारत को हमेशा दबाना चाहता है। भारत क्या, पूरे विश्व को वो दबाना चाहता है। तो इसके बाद बड़ी परेशानी हुई। दूसरी, भारत की विजय की बहुत बड़ा कारण ये था कि भारत में ने यह परीक्षण थोरियम से कर दिया था। ये दोनों ही, थोरियम और यूरेनियम, ये दोनों ही रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं। फ़र्क इतना है कि यूरेनियम भारत के पास उस मात्रा में नहीं है, थोरियम तो भारत में रेत में होती है। तभी 1999 के आसपास एक रिपोर्ट आई कि भारत में 3.2 टन थोरियम है, पूरे विश्व का 25%। ये दो चीज़ें, ये दोनों खबरें अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक हो गई कि यदि भारत ने थोरियम से अपना परमाणु परीक्षण कर दिया तो देश बहुत आगे निकल जाएगा। इसी के चक्कर में उन्होंने भारत के ऊपर दबाव डाल दिया, परंतु भारत अपने कार्यक्रम में अडिग था। भारत ने CTBT पर साइन नहीं किया और अपने परमाणु परीक्षण पर भारत विधिवत चलता रहा। 2005 में जब जॉर्ज बुश को समझ आया कि भारत अपने इस परीक्षण से नहीं हट रहा, तो उसने धीरे धीरे करके अपनी दिलेरी दिखाते हुए, दिलदारी दिखाते हुए सैंक्शंस को हटा दिया। एक महत्वपूर्ण बात इस समय समझने वाली है कि 98 के परीक्षण से 2005 तक भारत अमेरिका के कदमों पर पूर्ण रूप से नहीं झुका। छोटे मोटी बातें तो समझौते भारत ने किए, लेकिन आणविक स्तर पर, परमाणु स्तर पर भारत ने कोई भी समझौता बुश का नहीं लिया। इस वजह से अंत में अमेरिकी को, आकाओं को दबना पड़ा। मैं हमेशा अपने हर संदेश में कहता हूँ, अगर भारत ठान ले अमेरिका को तंग करने के लिए या अमेरिका की बात न सुनने के लिए, अमेरिका के बाप दादाओं की हिम्मत नहीं भारत को झुका सके। इसके बाद 2005 में यह बात फिर से निश्चित हो गई, प्रमाणिक हो गई। उसके पश्चात की बात समझिए, 2005 के अंदर लेकिन कुछ सैंक्शंस अभी भी लगी हुई थी। तो डॉक्टर सिगफ्रेड एस हैकर थे, जो US सेनेट कमेटी में, जो कि नेशनल लेबोरेटरी में बड़ा था, US सेनेट कमेटी में उन्होंने बताया कि जिन जिन देशों पर अभी हमने प्रतिबंध लगा दिया गया है, वो आणविक हथियारों के या आणविक कार्यक्रम में अपने आप सक्षम होते जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं। अमेरिका के लिए ये बात बहुत खतरनाक अमेरिका को लगी। उससे पहले अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि जिनको मैंने परमाणु परीक्षण के लिए रोक लगाई है, वो चाहे मेरे से माने या न माने, यदि मैं यूरेनियम ही नहीं दूंगा तो वो रुक जाएंगे।
परंतु भारत के केस में मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें महत्वपूर्ण हुई थी। एक तो थोरियम को भारत ने थोरियम पर सारा भारत ने कार्यक्रम कर लिया, और दूसरा 2005 में बुश पहले दबे, लेकिन 2008 में और ज़्यादा डॉक्टर हेकर की इस रिपोर्ट के बाद अमेरिका को लगा कि भारत से संधि करके भारत के साथ रिश्ते सुधारने में बेहतरी है। उसके उपरांत अगस्त 2008 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के कार्यक्रम में कुछ सेफगार्ड्स के एग्रीमेंट किए गए। सितंबर 2008 में भारत ने फिर न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप में मीटिंग में ऑस्ट्रिया में भारत को छूट दे दी गई। अक्टूबर 2008 में भारत के मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी और अमेरिकी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कंडोलीजा राइस भारत में आई और भारत से डील करके। इससे एक बात स्पष्ट होती है, जहां अमेरिका को पता लगा कि भारत अब अपने निर्णयों में सक्षम होने वाला है, उसी साल अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने में 3 बड़ी डेवलपमेंट हुई। पहली डेवलपमेंट में उन्होंने भारत को ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप मीटिंग में कोई भी सैंक्शन लगाने से पीछे हट गए। दूसरा, कंडोलीजा राइस भारत में आई और तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी के साथ उन्होंने समझौता साइन किया। मैं फिर इसी बात को बताऊंगा कि जब जब भारत अमेरिका के सामने झुका नहीं है, अमेरिका भारत के सामने झुका है, क्योंकि अमेरिका के सारे इंटरेस्ट भारत में है, अमेरिका की मार्केट भारत में है। उसके पश्चात अगस्त 2010 में पार्लियामेंट के अंदर एक सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस का बिल आया। इसमें जो परेशानी आई वो ये आई कि अगर भारत में कोई न्यूक्लियर संस्थान लगता है, उसमें कुछ उपकरण लिए जाते हैं, तो उन उपकरणों में किसी भी गलती के बाद आप सीधा यूएस की वो एजेंसी या विदेशों की वो एजेंसी जो भारत को यह समान उपकरण प्रोवाइड करती है, आप उस पर केस कर सकते हैं। यह अगस्त 2010 का बिल था। अमेरिका किसी भी हालत में इस बिल को अपने पास नहीं लाना चाहता था, क्योंकि इसमें अमेरिका खुद दबता था। उस समय तक भारत में 1984 का भोपाल गैस कांड ये प्रूव कर चुका था कि अमेरिका के वारन एंडरसन यहाँ से चले जा चुके थे। यहाँ ध्यान देने की बात है कि कांग्रेस के मनु सिंघवी और भारतीय जनता पार्टी के अरुण जेटली, इन दोनों ने यूनियन कार्बाइड की लोगों को ये आश्वासन दिया था और केस लड़ते हुए कहा था कि इनको भारत में एक भी पैसे का जुर्माना नहीं देना। ये दोनों ही मंत्री थे, एक कांग्रेस सरकार के और एक भारतीय जनता पार्टी सरकार के। इससे स्पष्ट होता है ये दोनों किस रूप से अमेरिका में बिके हुए हैं। अगली जो डेवलपमेंट हुई वो बहुत देरी हुई। 11 मार्च 2011 में जापान में फुकुशिमा कांड हो गया, जिसके अंदर जो आज की तारीख तक यदि धन के रूप से देखा जाए तो 10 लाख करोड़ का खर्चा माना जा रहा है। ये मेरी नहीं, इंटरनेट के फिगर्स हैं। आप इंटरनेट में जाके फुकुशिमा लॉस टाइप करेंगे, आपको मिल जाएगा। और ध्यान रखिए 10 लाख करोड़ होता कितना है, पूरे भारत के 16 लाख करोड़ का 60% बजट ये होता है। तो मतलब एक हमारे पूरे देश की सरकार का 60% बजट, जो मैंने बताया 40 इसके लिए, क्योंकि यदि आज का बजट ले लिया जाए, यदि पुराना लिया जाए तो 60% बजट के बराबर एक फुकुशिमा डिजास्टर के बाद अब पूरी दुनिया जाग गई कि हमें न्यूक्लियर तरीके से बिजली नहीं बनानी। यह दूसरी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट पूरे विश्व में हुई। और इसके बाद आप देखिए तीसरी डेवलपमेंट जो 2011-12 में फिर से हुई कि थोरियम भारत में 9 लाख टन मिल गया, जो पूरे विश्व का 60% है। मैंने आपको बताया पहले थोरियम कुल 3.2 लाख टन था, अब 9 लाख टन हो गया। ये वहीं मिलता है जहाँ पर हम पहले भी बता चुके हैं कि राम सेतु बना हुआ है दक्षिण भारत में, वहाँ मिलता है, और राजस्थान की रेतों में मिलता है। 9 लाख टन थोरियम अगर भारत के पास है, भारत उससे परमाणु हथियार कितने बना सकता है, यह जानकारी पाते ही अमेरिका डर गया। उसके बाद 30 और 31 जुलाई को आपको याद होगा 2012 में पूरे भारत में, आधे भारत में 3 दिन की बिजली चली गई थी। मुझे कोई भी हैरानी नहीं होगी यदि मुझे किसी दिन एक समाचार मिलता है कि 3 दिन में बिजली जो गई है ये जानबूझ के निकाली गई ताकि पूरे भारत में बिजली की कमी का माहौल बना दिया जाए। और एक ही बात बार बार कही जाए कि बिजली की माहौल को कम कौन पूरा कर सकता है, वो सिर्फ यही कर सकता है। इस बात को बताने के लिए मेहनत उसमें की जाएगी। अब इसके पश्चात जो डेवलपमेंट आई उसमें भारत के जो 3 कंसर्न्स हैं उसको समझ लीजिए। पहली कंसर्न थी कि ट्रैकिंग ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, कि जो भी वो सामान वो देंगे वो भारत में
जितना सामान वो दिया जाएगा वो अंत में भारत में कहाँ उपयोग किया उसको देखने के लिए उनके लोग आएंगे। जाहिर सी बात है, जब उनके लोग आएंगे तो ये चीज़ जहाँ जहाँ है वो सब इसको चेक करेंगे। इसका मतलब आपने यूरेनियम कितना लिया, थोरियम कितना लिया, किस रूप में उपयोग किया, किस प्रोग्राम में आपने इस्तेमाल किया, ये हर चीज़ देने लगे। और अगर ये जानकारी देने हम लग जाएंगे तो भारत पूरे विश्व का पहला ऐसा देश होगा जो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरे विश्व के सामने ओपन कर देगा। आज तक किसी ने नहीं किया। आपको ध्यान होगा सऊदी अरेबिया के देशों पर भी अमेरिका ने दबाव डाला, लेकिन उन्होंने कहा अमेरिका का दबाव कोने में, हम किसी की नहीं सुनने वाले। दूसरा कंसर्न हमारा था कि पहले ये कहा गया था कि जो सरकार डील करेगी वो सिर्फ गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कंपनी ही इस काम को करेंगी, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ये चाहती थी कि इसमें प्राइवेट प्लेयर्स आ जाए, क्योंकि यदि प्राइवेट प्लेयर्स आते तो यूएस अपने प्लेयर्स को भारत में डाल सकता था। डब्ल्यूटीओ के समझौते के बाद ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी। तो हमारा दूसरा कंसर्न बहुत बड़ा था कि हम सिर्फ सरकारी और गैर सरकारी लोगों से ही बिजली बनवाने के लिए कंपनियां लगाना चाहते थे, जबकि यूएस चाहता था बिल्कुल प्राइवेट पार्टनरशिप पर छोड़ दिया जाए ताकि यूएस के लोग यहाँ आ सकें। और आखिरी कंसर्न जो था वो था न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट। इस केस में यदि कोई भारत में एक्सीडेंट हो जाता है तो यूएस के मैन्युफैक्चरर और दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर हम चाहते थे कि उनको दावेदारी बने। एंडरसन जिस तरह भोपाल गैस कांड में बच गए थे पूरे भारत में लाखों लोगों को मारने के बाद, लेकिन उनके ऊपर मुकदमा तक नहीं चला, भारत उनको लेकर भारत में वापस नहीं आ सके, भारत के मंत्री ने उनको जाने की छूट दी। और डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि 5 दिसंबर 1984 को, ज़रा इस घटनाक्रम को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या होती है क्योंकि वो इसके विरोध में थी। 4 दिसंबर 1984 को भोपाल में गैस लीक करती है, और जो डॉक्यूमेंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो बताते हैं कि 5 दिसंबर को दिल्ली से भोपाल की फ्लाइट में CIA के और नासा के लोग आए थे। ये सब चीज़ें प्रूव करती हैं कि सब ये पूरी मिली भगत, पूरी साजिश मिली हुई थी। इन बातों के बाद अब हमको समझना पड़ेगा दूसरे तौर से कि इनकी भारत में इसमें क्या परेशानियां इन एक्ट के तहत आती हैं, जो आपको दूसरे वीडियो में दिए जाएंगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।